जय हिंद दोस्तों, बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं परफेक्शन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं। आज 11 जनवरी है। कल भी हमने करंट अफेयर्स को जारी किया था और ये कंटिन्यू पर डे आप तक करंट अफेयर्स की वीडियोस पहुंचती रहेंगी। तो आइए आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। अपडेट योद्धा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बिना समय गवाते हुए मुद्दे पर आते हैं और करंट अफेयर्स की वीडियोस को, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे एक महत्वपूर्ण घटना आई है, अभी आपने इंस्टाग्राम रील पर देखा होगा कि एक सबमर्सिबल मोटर थी, एक सबमर्सिबल बोर करने वाली मशीन थी जो सबमर्सिबल कर रही थी जैसलमेर में, और अचानक से वहां पर पानी का फव्वारा निकलने लगता है, जमीन के अंदर से जल निकलने लगता है और उसका कारण हम अभी चर्चा करेंगे। उससे ये पूरी की पूरी मशीन डूब जाती है और आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वो सराउंडिंग एरिया जलमग्न हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण था, खबर क्या है, समझिए। तो राजस्थान के जैसलमेर में भूगर्भ से अचानक बड़े दबाव से जल प्रवाह देखा गया। इसे आर्टेशियन कुओं से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो अंडर द लैंड वी कैन सी कि वहां से कुछ जो वाटर था वो सडनली ऊपर आने लगा, अपलिफ्ट होने लगा ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द रॉक्स और वी कैन से अर्थ सरफेस, इंटीरियर सरफेस। उसके कारण से बहुत सारा वाटर बॉडी ऊपर आता है और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा जो है जलमग्न हो जाता है। लोगों ने कहा कि विलुप्त हुई सरस्वती नदी फिर से निकल आई है। नारियल चंदन लेकर भी पहुंच गए होंगे कुछ लोग, क्योंकि भारत तो श्रद्धा का देश है, हर चीज पर विश्वास कर लेते हैं हम। आर्टेशियन कुआं क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दिस टर्म। डेफिनेशन की बात करें तो बिना पंपिंग के, जिसमें किसी पंप की हमें नीड ना पड़े, दबाव के कारण जल जो है वो सरफेस पर आ जाए, सतह पर आ जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बिना किसी प्रेशर के जब पानी सतह पर आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसके कारण हम इन कुओं को कहते हैं, ऐसे वाटर सोर्सेस को नाम दिया जाता है आर्टेशियन कुआं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो कन्फाइंड जलभ्रंथ या कन्फाइंड एक्वेफायर के रूप में हम इसको देखते हैं। इसके माध्यम से पानी कठोर परतों के बीच दबाव में रहता है। ऐसे मान के चलो कि ये हमारा अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस में यहां पर अंदर बहुत सारी चट्टानें वगैरह हैं। ठीक है, और यहां पर नीचे भरा हुआ है इसके पानी। ठीक है, ऐसे मान के चलना, सॉरी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये चट्टानें वगैरह हैं और यहां पर भरा हुआ है ये पूरा पानी। ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब होता यह है दोस्तों, इस इमेज से आपको समझ में आएगा कि राजस्थान में घटना क्या घटी होगी। अब देखो यहां तक पानी भरा है, तो यू कैन क्लियरली सी द लेवल ऑफ द वाटर इज इक्वल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वाटर लेवल इक्वल है। लेकिन जब यहां पर होल किया गया तो यहां से जो प्रेशर बन रहा था, जो वाटर के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था रॉक से, ड्यू टू दिस प्रेशर ये ऊपर की ओर इवॉल्व होने लगता है, इसका उत्सर्जन होने लगा ऊपर की ओर और यहां से पानी जमीन के ऊपर आने लगा। हमने कहा कि सरस्वती माता फिर से प्रकट हो गई हैं, तो यही यहां पर समझाया गया है। ठीक है, तो जब ड्रिलिंग वगैरह होती है तो पानी ड्यू टू द हैवी प्रेशर सतह के बाहर निकल आता है। अब प्रवाहित आर्टेशियन कुआं क्या होता है, यदि प्रेशर पर्याप्त हो तो जल सतह पर स्वतः प्रभावित होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसको हम कहते हैं आर्टेशियन कुआं। ये नाम क्यों पड़ा अभी डिस्कस कराता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड में जहां पर ऐसे आर्टेशियन कुआं जो है वेल्स देखे गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, इट इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज डकोटा एक्विफर जो कि अमेरिका में है। एंड थर्ड इज जो अफ्रीका का जो डिजर्ट एरिया है, वहां पर देयर आर मेनी रीजन्स वेयर यू कैन सी दीज काइंड्स ऑफ आर्टेशियन वेल्स। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो केवल भारत में ही ऐसा पहला केस नहीं आया है, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार ऐसे कुएं वगैरह हमें देखने को मिलते हैं कि जमीन से अचानक पानी ऊपर आने लगा। तो जैसलमेर में आर्टेशियन कुओं की विशेषताएं क्या है, देखो क्यों वो कारण बने, वो कौन से कारण थे जिस कारण से ये पानी ऊपर आया। पहला तो यह है कि जल का विस्फोट हुआ। बलुआ पत्थर की परतों के नीचे दबाव से जल फव्वारे की तरह बाहर आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू द हाई सैलिनिटी, लवणता बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो ये प्राचीन समुद्री जल का संकेत देता है कि यहाँ जो चट्टानों के नीचे पानी भरा हुआ है, जो चट्टानों के नीचे पानी भरा हुआ है, उस पानी को हम क्या नाम देते हैं, उस पानी को हम नाम देते हैं कि ये बहुत ज्यादा, दिस इज द मोस्ट एंशिएंट वाटर। ठीक है, विच इज कैप्चर्ड बाय द रॉक्स। बहुत पुराने समय से इसको चट्टानों ने संग्रहित करके रखा है, क्योंकि यहां पर पहले तैथिस सागर था, अभी डिस्कस करेंगे वो क्या था। तो वही पानी अब ऊपर आया है, ऐसे समझो। ठीक है,
हियर आर सम एंशिएंट फैक्ट्स, प्राचीन साक्ष्य है कि जल के साथ जो हमें टेथिस सागर के संबंध में कुछ मिट्टी मिली है जो काफी पुरानी है, इसको अभी समझते हैं। अब इसका कुछ जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस है, भूवैज्ञानिक महत्व है। तो जियो साइंटिफिक इंपोर्टेंस की यदि हम बात करें वो क्या है, तो जैसलमेर क्षेत्र का कभी टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है कि ये जो जैसलमेर का एरिया है ये कभी टेथिस सागर का हिस्सा रहा होगा। ठीक है, यहाँ डायनासोर और विशाल शार्क के जीवाश्म मिले हैं। जी हाँ, दुनिया में ये एक ऐसा इलाका है जहां 2-3 जगह ही विशाल शार्क जो एंशिएंट शार्क रही है उसके हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो जैसलमेर में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। इट शोज दैट इट वाज एन ओशियनिक प्लेस एट बिफोर द टाइम, बहुत समय पहले ये एक समुद्री क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, अब टेथिस सागर का भूगर्भीय महत्व क्या है, तो यहां आप थोड़ा सा समझिएगा। आई एम सर्चिंग अ क्लियर प्लेस, यहां समझो। जब धरती बनी तो धरती पर देयर वाज ओनली वन कॉन्टिनेंट दैट वाज पैंजिया, एकमात्र महाद्वीप था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था, और एकमात्र महासागर था, ओनली वन ओशियन दैट वाज पैंथालासा। ठीक है, बट समय के साथ आफ्टर सम टाइम यहां पर प्लेट टेक्टोनिक जो घटना है, प्लेट विवर्तन की घटना घटती है और इससे ये ओशियन के बीच में जो मौजूद महाद्वीप था ये टूटने लगता है, ये टूटता है और 2 भागों में बंट जाता है। तो इसका जो नदन पार्ट था इस पेंजिया का वो कहलाया लॉरेंसिया। क्या कहलाया? लॉरेंसिया। एंड द सदर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। तो वर्तमान में आपको जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, अंडमान निकोबार, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी की सारी जो कंट्रीज यहाँ कॉन्टिनेंट दिखेंगी, ये सब दीज आर द बेसिकली पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। एंड नदर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया, these are also Greenland included in this, these are also the part of लॉरेंसिया। तो ये लॉरेंसिया के पार्ट है और साउथ में गोंडवाना लैंड के पार्ट है। फिर बाद में यही और टूटे तो 7 छोटी छोटी और 7 बड़ी बड़ी और 200 छोटी छोटी प्लेटों में ओवरऑल हमारी धरती की भूपरपट्टी बट गई है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ नासा, देयर आर 7 मेजर एंड 200 माइनर प्लेट्स ऑफ ऑन द आवर अर्थ सरफेस, जिसे हम क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं हमारे अर्थ का। चलिए, क्रूट बेसिकली इसको क्रस्ट कहा जाता है। आइए मुद्दे पर आते हैं। तो टेथिस सागर का भूगर्भीय महत्व, तो ये बेसिकली मीसोजोइक युग में बना था। जिन्होंने भूगोल को ज्यादा गहराई से अभी नहीं पढ़ा है उनको ऐसे समझा दूं, एक मनुष्य के जीवन की भी अलग अलग लाइफ एज आती है। शुरू में हम बाल्यावस्था में होते हैं, समय के साथ धीरे धीरे हम बढ़ते हैं तो किशोर अवस्था में आते हैं, फिर युवावस्था में आते हैं, फिर थोड़े से वृद्ध होते हैं, जीर्ण अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ही धरती की एज को भी कुछ नाम दिए गए। ठीक है, मीसोजोइक एरा में आज से लगभग 215 मिलियन ईयर एगो, 250 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना और लॉरेंसिया के बीच स्थित एक महासागर था। कौन सा महासागर था? समझो, ये है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से यहां से हमारा इंडिया का हिस्सा टूटा और टूटकर ये कहां की ओर बढ़ा? लॉरेंसिया प्लेट की ओर, जो चीनी प्लेट है। तो यहां कहीं एक महासागर बना था, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जब टूटा तो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक महासागर का निर्माण हुआ और इस महासागर को हमने नाम दिया टेथिस सी। आज हम इसे क्या नाम देते हैं? टेथिस सागर नाम देते हैं। अब इस टेथिस सागर में बहुत सारा मलबा आता था रिवर्स के द्वारा बहा बहा कर। ठीक है, इरोजन के द्वारा यहाँ पर बहुत सारा मलबा जमा हो गया था। तो यही मलबा आगे चल के क्या होगा कि जब जो इंडिया की प्लेट है ये आगे मूव करके यहाँ पर चाइना की प्लेट है इसके तरफ जाती है, तो इसका मलबा ऊपर उठता है और मलबा ऊपर उठते उठते किसका निर्माण होता है? हमारे जो हिमालय का मोस्ट नदर्न पॉइंट है, मोस्ट नदर्न रेंज है, जिसको हम देते हैं ट्रांस हिमालय नाम। तो ट्रांस हिमालय का राइज होता है और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो बीच में टेथिस सागर था ये कट जाता है। तो आप थोड़ा ऐसे समझो कि ये चाइना है और चाइना से लगा हुआ ही अब ये इंडिया वाला पार्ट है। अब ये बीच का सागर था तो आजू बाजू आ गया, इसी से हमारा वे ऑफ बंगाल बना, इसी से हमारा अरेबियन सी बना, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन है ही। तो ये बीच का जो मलबा था वो हिमालय, ट्रांस हिमालय के रूप में राइज होता है। अब कंटिन्यूअसली यू कैन क्लियरली सी कि जो चाइनीज प्लेट है उस चाइनीज प्लेट के नीचे हमारी जो इंडियन प्लेट है वो धस रही है। ठीक है, इसका सबमर्जेंस हो रहा है इसके अंदर।
तो यहां से क्या हो रहा है कि ये प्लेट धंस रही है, तो यहां पर कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा राइज ऑफ हिमालय। ये कंटिन्यूअसली, ये चाइना की प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, तो ये कंटिन्यूअसली इसके नीचे धंस रही है। अब इंडिया की प्लेट क्यों धंस रही है? क्योंकि इंडियन प्लेट मोस्टली ओशियनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट का वजन ज्यादा होता है। चाइनीज प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, इसका वजन कम होता है। तो इस कारण से वजनदार प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस रही है, और इस कारण से यहां पर जो जोन बना है वहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स भी आते हैं। अभी आगे समझेंगे क्यों। तो यहां पर आप समझ गए होंगे टेथिस सी क्या है बेसिकली। तो टेथिस सी के हमें एविडेंसेस यहां पर मिले हैं, ठीक है। अब सरस्वती नदी से क्या इसका रिलेशन है? तो पहले तो समझ लो कि सरस्वती नदी क्या है। सरस्वती नदी को नदियों की मां कहा जाता है। आप जब बात करोगे एंशिएंट एरा में, वी कैन सी कि जो वैदिक एरा है इसका जो ओरिजिन हुआ था ये सप्त सैंधव एरिया में हुआ था। द वैदिक सिविलाइजेशन बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम सप्त सैंधव रीजन। अब सप्त सैंधव में कौन कौन सी 7 नदियां हैं? वो 7 सिंधु हैं। तो पहला यहां पर आएगी इंडस रिवर, सिंधु नदी, ठीक है। झेलम चेनाब, और उसके बाद में व्यास नदी आएगी, सतलुज नदी आएगी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और इसी के साथ साथ यहां पर सरस्वती नदी को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर एक तो सिंधु नदी है, यहां से ऐसे सिंधु नदी निकल रही है। तो झेलम यहां पर आकर चिनाब मिलेगी, इसमें चिनाब में ब्यास मिलेगी, ब्यास में आकर सतलुज मिल जाएगी, ठीक है। और यहीं पर माना जाता है कि यहीं कहीं से एक नदी और निकलती थी जिसका नाम क्या था, जिसका मूल नाम हुआ करता होगा सरस्वती नदी, ठीक। इसी में आप देख सकते हो कि चिनाब नदी में यहां से एक रावी नदी और मिल जाएगी। तो जब रावी नदी इसमें मिल जाएगी तो टोटल ये 7 नदियां हो जाएंगी, और इन 7 नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सैंधव रीजन। पंजाब उसके आसपास सिंध रीजन को सप्त सैंधव रीजन कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक एरा में सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी थी? तो आप उत्तर देंगे कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है, ठीक है। वेदों में ऑलमोस्ट 3 बार इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद में। तो महाभारत में इसका नाम विनाशना था, सुखने इसका उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक मत है कि जैसलमेर में जो जल निकला है वो सरस्वती नदी का नहीं है, बल्कि क्या है, टेथिस सी का जो है वो पानी निकला है। क्योंकि हाई सैलिनिटी और इसमें आपको प्राचीन समुद्री मिट्टी मिलेगी। जो पानी निकला है उसको स्टडी की गई है तो उसमें कुछ मिट्टी है जो काफी प्राचीन है, और जो पानी निकला है बहुत ज्यादा खारा है, जबकि जमीन से तो मीठा पानी निकलता है। तो ये समुद्र का पानी जो है रॉक्स के बीच में कैप्चर हो चुका है, वो निकला है। इसको आपको समझना है, ये मेंस में भी पूछा जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल जो है आर्सेनिक कुएं से ही, आर्सेनिक वेल से ही पानी निकलता है, जी नहीं। अदर सोर्सेज भी हैं जहां से जमीन से ऐसे आपको पानी निकलते दिखेगा। द फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोथर्मल वेंट्स। जैसे समुद्र के नीचे गर्म पानी मिल जाता है कई बार। हॉट स्प्रिंग्स, जैसे हिमाचल के मणिकरण में आपको कुल्लू आदि क्षेत्रों में हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे कि जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है, छोटे छोटे फव्वारे चल रहे हैं, पानी बुलबुले निकल रहे हैं, पानी गर्म है, ठीक है। तो लोग वहां पर चावल ऐसे उबाल के बताते हैं देखो पानी गर्म है। उसमें सल्फर की मात्रा भी ज्यादा होती है, क्योंकि जमीन के अंदर जो है लावा है, मैग्मा है, उसमें बहुत सल्फर है। तो जब हम उसमें नहाते हैं, ऐसे स्प्रिंग्स जब कहीं जमीन पर निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गर्म पानी के सोर्सेस हैं, ये हॉट वाटर सोर्सेस हैं, इनमें बहुत ज्यादा सल्फर होता है। क्योंकि जमीन के अंदर मैग्मा और लावा है तो वहां सल्फर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा सल्फर होने की वजह से यदि कोई इंसान इस पानी में नहाता है तो जो स्किन डिसीजेस होती हैं वो सही हो जाती हैं। तो हम इसको चमत्कार मानते हैं और धार्मिक चीजों से जोड़ देते हैं, क्योंकि सल्फर स्किन डिसीजेस को खत्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। गीजर, तो गीजर भी एक इसका एग्जाम्पल है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि यूएसए में जो है येलो स्टोन नेशनल पार्क है, जहां पर पानी के फव्वारे और आपको वेपर देखने को मिलेगा, वाष्प देखने को मिलेगी, ठीक है। जमीन के अंदर से छोटे छोटे छेदों में से पानी के फव्वारे निकलते हैं, स्प्रिंकलर काइंड ऑफ वी कैन से। तो इनको हम कहते हैं गीजर। मड पॉट, अर्थात कहीं पर जो है दलदल है और इस दलदल में नीचे गर्म पानी के सोर्सेस होते हैं, तो इसमें दलदल में आपको बुलबुले दिखाई देंगे, ठीक है। तो उन बुलबुलों में हमें दिखता है कि भाई ये गर्म है कहीं ना कहीं। तो भूतापीय क्षेत्रों में, जियोथर्मल एरियाज में जो बुलबुले निकलते हैं, उस पंख अर्थात कीचड़, मड को हम क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। तो इनको कहा जाता है मड पॉट। ये भी सोर्सेस होते हैं कि जमीन से गर्म पानी निकल रहा है। फ्यूम रोल्स क्या होते हैं? तो फ्यूम रोल्स भी ज्वालामुखी गैस और भाप का उत्सर्जन है बेसिकली, जो ज्वालामुखी के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ भी हॉट वाटर सोर्सेस यू कैन से कि हमें दिख सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और हमने पूरा क्लियरली इसको समझा कि भाई अभी जैसलमेर में क्या हुआ।
कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट है। बिहार दरोगा फाउंडेशन ऑनलाइन बैच हमने आज लॉन्च कर दिया है। आप परफेक्शन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके एप्लीकेशन पर जाइए, परफेक्शन आईएएस करके आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को जब आप एनरोल करेंगे, इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार पीएससी बिहार दरोगा के लिए प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन के लिए पूरा एक हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कुछ की फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। इसमें वीकली टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे और उसी के हिसाब से टेस्ट भी लिया जाएगा। 100 से ज्यादा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो पीटी और मेंस दोनों के होंगे। देखिए बहुत ज्यादा टेस्ट हैं, क्योंकि स्वयं मूल्यांकन के लिए आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। और क्लास नोट्स ऐसे हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो क्लास में जो नोट्स आपको बताएंगे वो आपके लिए, और टेस्ट जो लेंगे उनका कंटिन्यूअस आपको डिस्कशन भी कराया जाएगा। एक फैक्ट नहीं, जो चारों ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसे ही मेंस में होगा। तो जनरली रेगुलर फीस इसकी 3000 रुपए होती थी, लेकिन अभी हमारा बैच जो है वो 14 जनवरी को स्टार्ट होगा। पहला लेक्चर 14 जनवरी को अपलोड होगा। तो 14 जनवरी से पहले पहले, अर्थात 14 जनवरी से पहले पहले यदि आप इसको खरीदते हैं, इसको आप जो है तो ऑफर प्राइस 999 रुपए आपको इसमें टोटल मिलेगा। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो। परफेक्शन आईएएस से आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और बाकी इसको आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर सब कवर मिल जाएगा। और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा, और अलग अलग जो है वो आपको फैकल्टी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो काफी ईमानदारी से, निष्ठा से और सरल तरीके से आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। एक और दूसरी बड़ी खबर है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये क्या है तो इसको समझ लीजिए। इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस? 67, ठीक है। बेसिकली फाउंडेशन डे है। इट इज द 67th फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ। इसको भारत की रक्षा क्षमता से क्या संबंध है इसको हम समझते हैं। तो अभी हुआ यह है कि 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का 67th जो है फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया है। डीआरडीओ की उपलब्धियां क्या हैं? डॉक्टर राष्ट्रपति हमारे जो रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनका इससे क्या संबंध है? भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत की रक्षा क्षमता है, उसको एम्पावर करने, मजबूत करने में इसका क्या योगदान रहा है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो डीआरडीओ के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए, ठीक है। पहली चीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन डीआरडीओ वाज एस्टैब्लिश्ड, देन यू शुड आंसर 1958। तो 1958 में तकनीकी विकास प्रतिष्ठान TDE इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1958 में किस किस को मिलाकर? TDE, DTDP और DSO। ये डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको मिलाकर एक संस्थान बनाया गया था, जिसका नाम रख दिया गया फाइनली DRDO। इसका मिशन क्या है? क्या मिशन है इसका? तो जो मॉडर्न वेपन्स हैं वो हमारी आर्मी को, हमारी नेवी को और हमारी एयरफोर्स को प्रोवाइड कराना, ठीक है। इट्स मिशन बेसिकली टू प्रोवाइड मॉडर्न इक्विपमेंट एंड वेपन्स फॉर अवर नेवी, अवर एयरफोर्स एंड अवर आर्मी। चलिए अब इसका सिद्धांत क्या है? शायद यहाँ से प्रीलिम्स वगैरह में कीवर्ड में क्वेश्चन पूछ ले। तो इसका जो है ध्येय वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति विज्ञान में निहित है। शक्ति किसमें निहित है? विज्ञान में निहित है। वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें अभी तक ओवरऑल इंडिया में 41 जो है लैब बना दी गई हैं, और इसमें 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं, ठीक है। ऐसी जो हमारे यहाँ लैब हैं जो यूथ लेवल पर काम कर रही हैं, मतलब नई हैं अभी काफी हद तक। और 41 जो लैब्स हैं ओवरऑल इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में इसमें मौजूद हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में एक दो लैब आपको देखने को मिलेगी जो कंटिन्यूअस इस पर वर्क कर रही है, ठीक है। और साथ इसमें प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स भी हैं। साइंटिफिकली क्लस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो मिसाइल्स के लिए, जो नेविगेशन प्रणाली हमारी नौसेना के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम कर रही है। तो अलग अलग क्लस्टर हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। अब बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इसने बहुत सारी मिसाइलें अब तक बनाई हैं।
पहली त्रिशूल, आकाश, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी जो है मिसाइल हमारे साथ साझा की है। ब्रह्मोस बेसिकली जो रूस की एक प्रकार से टेक्नोलॉजी है, रूस की एक नदी है कॉस्मो करके या कॉस्मोस करके, और भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, तो इन दोनों के नाम को मिलाया गया, और ब्रह्म और ओस, तो ब्रह्मोस इस तरीके से ये बनी है। तो यहां से ब्रह्म और यहां से मोस निकाला गया तो बन गई ब्रह्मोस। बेसिकली रूस ने और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर इसे तैयार किया है। ठीक है, तेजस जैसे फाइटर जेट्स हमें दिए हैं, पिनाका, अर्जुन टैंक जैसे हमें टैंक दिए हैं। नौसेना प्रणाली में हमसा, मिहिर, ये सोनार जो है सिस्टम है। अब सोनार सिस्टम क्या होता है, तो सोनार को समझ लो दोस्तों। सोनार बेसिकली साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग होता है। जब कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है या पनडुब्बी चल रही है तो वो कुछ क्या करती है, परावैंगनी किरणें, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है, और इससे क्या पता चलता है कि आगे कुछ है या नहीं है। ये रेस जाती हैं और जब रिफ्लेक्ट होकर लौटती हैं तो इनकी स्टडी से हमें पता चल जाता है कि सामने क्या है। जब चमगादड़ रात में उड़ती है तो वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करती हुई जाती है, क्योंकि उसे रात में दिखता नहीं है। तो उसी साउंड को वो जब वो रिवर्स होकर आता है और उसे वो सुनती है, तब उसे पता चलता है कि सामने क्या है और क्या नहीं है। उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ती है। कुछ एआई टूल हैं जो अभी इसने डेवलप किए हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि इज एन एआई टूल विच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। इससे आपके फेस की और आपका जो मूवमेंट है, आपकी चाल, इसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है कि यदि कोई सामने दुश्मन है या कोई व्यक्ति है तो उसकी पूरी फिजिक को यदि ऑब्जर्व करना है और उसको स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका फिजिकल मूवमेंट इसकी मेंटलिटी को दर्शा रहा है, या सामने कहीं जो है जंगल में कोई छुपा हुआ तो नहीं है, वहां कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है। इस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और भी कार्यक्रम इसके चल रहे हैं। देयर आर मेनी प्रोग्राम्स रनिंग बाय अंडर द लीडरशिप ऑफ डीआरडीओ। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान इसने बनाए हैं। ठीक है, और मिसाइल को इसने परीक्षण रेंज में कई प्रकार की स्थापनाएं की हैं मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए। तो डीआरडीओ अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहा है। आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखोगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 में। इस साल 67th एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से हम देखें तो 67th फाउंडेशन डे मनाया गया 1 जनवरी 2025 को, और डीआरडीओ की उपलब्धियां मैंने आपको बता दी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ ही वॉज द मैन जिनको पूरा देश बहुत सम्मान से याद करता है, हमारे भारत के वास्तव में कोहिनूर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी। अब इनका क्या इसमें रोल रहा है, तो देखो डीआरडीओ ने बहुत सारी मिसाइलें बनाई। मिसाइलों की शुरुआत इस व्यक्ति के द्वारा की। इस व्यक्ति ने सबसे पहले मिसाइलों के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया। सो फॉर दैट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, इन मिसाइलों के डेवलपमेंट में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, जो स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान हैं, हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे थर्ड है, तो इस स्कीम में इसका जो डायरेक्टरशिप किसके अंडर में हुई थी, एपीजे अब्दुल कलाम के अंडरशिप में जो है उसमें हुई थी। तो ये उसके डायरेक्टर थे। जब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड का हम एक प्रकार से प्रैक्टिकल फॉर्म में हम कहें तो प्रयोग कर रहे थे और उसका एक प्रकार से परीक्षण कर रहे थे, तब ये उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहे थे। पोखरण में जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ है, सेकंड परमाणु परीक्षण 99 में, उसमें भी इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। पहला जो पोखरण में परीक्षण हुआ था, इट वॉज 18 मई 1971 व्हेन द इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 18 मई को हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हमने ये पहला परीक्षण किया था। स्माइलिंग बुद्धा क्यों? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी 18 मई को, भगवान बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और निर्माण। ठीक है, तो ये सारी की सारी घटनाएं कब होती हैं? बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटती हैं, इसलिए उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाने लगा। और स्माइलिंग बुद्धा, एक लाफिंग बुद्धा अलग है, जो आपने देखा होगा येलो कलर का एक डेकोरेट करने के लिए हम बुद्धा लेकर आते हैं, उसकी स्टोरी किस दिन सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग है, वो कौन है, कहां से आए हैं। फिलहाल आपको याद रखना है इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो जब सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ, व्हेन द अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अंडर हिज लीडरशिप द सेकंड पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हमारे द्वारा किया गया था। कुछ बुक्स हैं, ही ऑल्सो रोट सम बुक्स जिनको आपको पढ़ना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल द विंग्स ऑन फायर इंडिया 2020, ये कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ये इन्होंने लिखी हैं और यहां से क्वेश्चन आएगा कि विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है, इंडिया 2020 किसकी बुक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की। हाँ, भारत रत्न दिया गया था, इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एवरी इंडियन, दैट इज भारत रत्न, 1997 में इनको प्राप्त हुआ। हृदय रोग के लिए कलाम राजू स्टेंट, क्योंकि एक रामा राजू करके एक व्यक्ति है जो इनके मित्र थे, उनके साथ इन्होंने हृदय में जो हार्ट अटैक आते हैं तो उनके उसमें छल्ले डाल दिए जाते हैं, इट मींस स्टेंट। तो वो पहले इंपोर्ट किए जाते थे, बहुत महंगे पड़ते थे, फिर इंडिया खुद बनाने लगा। तो रामा राजू डॉक्टर के साथ मिलकर इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने इसमें हेल्प की थी, तब जाके इंडिया में स्टेंट बनने लगे और सस्ते पड़ने लगे। चलो, तो अगली खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगली खबर कहां से आई है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में भारत 85वें नंबर पर है। अब बेसिकली ये इंडेक्स क्या है और कौन से उसमें भारत इतने खराब स्थिति में है? तो होता ये है कि जब आप किसी देश की यात्रा करने जाते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री देन यू हैव टू एनी पासपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है और बहुत सारी कंट्रीज में जाने के लिए आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है। और जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं कि आपका वीजा अप्रूव हो जाए, 1 और 2 वीक में आपका वीजा अप्रूव हो जाता है। यदि हो गया तो आप घुमाओगे, नहीं हुआ तो नहीं जा पाओगे। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो वीजा फ्री आपको ट्रेवल सर्विस देती हैं। अब देयर आर टोटल 195 कंट्रीज, जिनमें से इंडिया को कुछ कंट्रीज जो हैं वो वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को देती हैं और कुछ कंट्रीज नहीं देती। तो इसी को ये रैंक देती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसको समझता है। देखो मुख्य बिंदु क्या है, तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 2024 में 80 पर था और अब ये 5 पॉइंट गिर गया है, अर्थात ये आ गया है 2025 में 85 पर। ठीक है, सिंगापुर जो है वो अभी टॉप पर है, सबसे इजी है सिंगापुर वालों को दुनिया में कहीं जाना और पासपोर्ट जो है वहां पर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप कहीं भी वीजा फ्री घूम सकते हो 195 कंट्रीज में, सिंगापुर के लोग। अमेरिका 2024 में 7वें नंबर पर था, ये भी 2 पॉइंट गिर गया है और अभी आ गया है 9वें नंबर पर 2025 में। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे खराब देश है इस मामले में, दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट जो है 106 नंबर पर यह है, अर्थात कुल 106 देशों की गणना की जाती है। 106 देशों में भारत का नंबर जो है वो 85 है और टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। अमेरिका 9वें नंबर पर आ गया है 7 से। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? ठीक है, तो ये जो है ये रिलीज किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, एक जगह पर यूनाइटेड किंगडम में हेनले एंड पार्टनर्स फर्म है। तो दिस फर्म बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस इंडेक्स फॉर ओवरऑल वर्ल्ड। इसका बेस क्या होता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर डील की जाती है और इससे डेटा लेकर ये पूरा उसको एनालाइज करती है। इस आधार पर ये बताती है कि कौन सी कंट्री के लिए वीजा और पासपोर्ट के क्या पैरामीटर्स हैं। तो वीजा मुक्त यात्रा, कहां कहां वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो, उसकी आपको परमिशन है कि नहीं। जितने ज्यादा देश आपको परमिशन देते हैं आप उतनी ही टॉप रैंकिंग करोगे, जितने कम देश आपको परमिशन दे रहे हैं वीजा फ्री विजिट करने की, आपकी स्थिति उतनी ही खराब है। 199 देशों के पासपोर्ट और 227 जो है ट्रेवल प्लेसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये हर महीने स्टडी करता है चीजों के बारे में। भारत की रैंकिंग हमने बात कर ली, 85 है। केवल 57 ऐसी कंट्रीज हैं जहां आप वीजा फ्री घूम सकते हो। There are only 57 countries where you can visit without any visa. ठीक, अफ्रीका देशों में इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ भी यही स्थिति है जो भारत की स्थिति है। इनका रैंक भी 85 है, भारत का, नाइजर का और इक्वेटोरियल गिनी का। ठीक है, these two countries are states with us. पाकिस्तान और अन्य देशों की रैंकिंग, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे खराब देशों में 4थे नंबर पर, नीचे से 4th रैंक है, खुश मत होना कि ऊपर से 4th आ गई है। इसकी रैंक है 103 और यहाँ वीजा मुक्त केवल 33 कंट्रीज में पाकिस्तानी सिविलियंस कैन विजिट ओनली। देयर आर 33 कंट्रीज वेयर दे कैन विजिट वीजा फ्री। अफगानिस्तान सबसे खराब है, मैंने आपको बता दिया। सीरिया 105 पर, ईरान 104 पर, तो उसको एक बार और देख लीजिएगा।
PDF में, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। ठीक है, चलो बीपीएससी की तैयारी में कैसे हेल्प करेगा ये, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मापदंड और भारत का क्या स्टेटस है उसको ध्यान में रखो, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है फैक्ट के ऊपर। अदर कंट्रीज की रैंकिंग क्या है और वीजा फ्री ट्रेवल करने के लिए तो संख्या पर आधारित एमसीक्यू हिसाब से बन सकता है। तो अभी मैंने बताया कितनी कंट्रीज हैं जहां भारत के लोग विजिट कर सकते हैं। देयर आर ओनली 57 कंट्रीज वेयर इंडियंस कैन विजिट विदाउट एनी वीजा, ये आपको याद रखना है। चलो अब बात करते हैं अगली स्लाइड में। जी हाँ, एक और बड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए, न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है फॉर द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें बीपीएससी पीटी, मेंस और इंटरव्यू की समग्र तैयारी कराई जाएगी हर सब्जेक्ट के स्पेशल फैकल्टी द्वारा। ये स्टार्ट होगा कब से, 22 जनवरी से 22 जनवरी से स्टार्ट होगा। टाइमिंग इसकी रहेगी सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। इंग्लिश मीडियम का ये बैच अनाउंस किया गया है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप एप्लीकेशन पर जाकर और हमारे नंबरों पर कॉल कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसी के साथ हमने फाउंडेशन बैच भी शुरू किया है बिहार पीएससी के लिए। इसमें भी बीपीएससी पीटी और पीटी के साथ साथ यहाँ पर मेंस भी इंक्लूड है और साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी। ये हिंदी माध्यम के लिए स्टार्ट हुआ है, इसकी टाइमिंग भी 9:30 से 12:30 तक रहेगी। 22 जनवरी 2025 से ये आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी भी पूरी जानकारी लेकर लग जाइए दोस्तों तैयारी में। चलिए अब आते हैं अगली खबर पर। लियोनेल मेसी, बहुत ही जाना माना नाम, इंस्टाग्राम पर जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, जिनको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है इंस्टाग्राम पर, इनको गॉड कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल के क्षेत्र के ये दिग्गज है भाई साहब। तो इनको अमेरिका प्रेसिडेंशियल मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, रिसेंटली द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी रिसीव्ड अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। इसको पाने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। ही वॉज द फर्स्ट फुटबॉलर हु गॉट दिस अवार्ड। ये पहले ही इज द फर्स्ट फुटबॉलर हु गॉट दिस अवार्ड। क्या क्या बिंदु है समझो। तो सम्मानित कौन हुआ है, लियोनेल मेसी। कब मिला इनको ये अवार्ड, 5 जनवरी 2025 को मिला। ये डेट बिल्कुल याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा अवार्ड मिला है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। किसने दिया है, तो यूएसए गवर्नमेंट ने दिया है। और देने वाले कौन है, उन शख्स का नाम, वो प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा उनका नाम है जो बाइडेन या जो बाइडेन के द्वारा ये दिया गया है। चलिए विशेष उपलब्धि है कि हाँ पहले पुरुष फुटबॉलर है, इससे पहले महिला फुटबॉलर को मिल चुका है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, मेगन रेपिनो, ही वाज एन फीमेल फुटबॉलर हु गॉट दिस अवार्ड इन 2022। और वर्तमान भूमिका क्या है, तो इंटर मियामी फुटबॉल क्लब में ये काम कर रहे हैं यूएसए गवर्नमेंट के लिए, और इंटर मियामी फुटबॉल क्लब की तरफ से ये अपनी फुटबॉल गेम को खेल रहे हैं, ये याद रखिए। ठीक है, 1945 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैरी ट्रूमैन। इनके द्वारा इस सम्मान की स्थापना की गई थी। जैसे हम भारतीयों के लिए भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, वैसे ही अमेरिका वालों के लिए यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सुप्रीम अवार्ड माना जाता है। हमने भी खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तानी थे उनको ये अवार्ड दिया है भारत रत्न, और कई फॉरेनर्स को हमने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसका नाम बदल दिया था। इसका नाम क्या रख दिया, इसका पूरा नाम रख दिया यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। पहले इसको कहा जाता था केवल मेडल ऑफ फ्रीडम, बाद में इसमें एक और टर्म जोड़ दिया गया यूएस प्रेसिडेंशियल। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इंपोर्टेंस क्या है, तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जैसे भारत रत्न है। दायरा क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट में या वर्ल्ड पीस में या अपनी फील्ड में आप जब सुप्रीम जो है पोस्ट लेते हो, सुप्रीम काम करते हो, कल्चरल कोई काम करते हो या वेलफेयर का कोई काम करते हो, तब आपको यह अवार्ड मिलता है। तो वहां की पदक की जानकारी कोई ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। हिलेरी क्लिंटन पूर्व विदेश मंत्री, इनको भी इस साल मिला है ये। जॉर्ज सोरोस जो कि एक परोपकारी है, मतलब एक वेलफेयर का काम करते हैं, सोशल वेलफेयर, उनको ये मिला है। डेंजल वॉशिंगटन एक्टर है, इनको ये मिला है। और मैजिक जॉनसन जो बास्केटबॉल प्लेयर है, इनको ये अवार्ड इस साल प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लियोनेल मेसी को मिला है। 8 बार ये जो है बैलन डोर अवार्ड के विजेता रहे हैं। फीफा प्लेयर अवार्ड 2009 इनको मिला हुआ है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में
तीसरी बार ये विजेता बने, उसमें इनका सबसे इंपोर्टेंट रोल रहा है। और जो फुटबॉल में गोल्डन बॉल होता है वो भी इनके नाम पूरा का पूरा खिताब है। तो काफी ज्यादा उपलब्धियां हैं इस व्यक्ति की। चलिए, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का इतिहास क्या रहा है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। लियोनल मेसी के बारे में तो क्वेश्चंस जो है वनडे एग्जाम में आते ही रहते हैं, बिहार पीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 और गोल्डन बॉल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर नजर रखिए, इनको पढ़िए। चलो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिस पर आपको ध्यान देना है, समझो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, हमारे लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि आज तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये जो है एक ऐसा काल है, आद्य ऐतिहासिक काल इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा, और आद्य ऐतिहासिक काल जो है मीसोजोइक काल में हम इसको लेके मानते हैं। तो इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए, और डिकोड ना करने के कारण हमें नहीं पता कि उनका लिटरेचर क्या था, वो क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, भगवान ही मालिक। तो इसको डिकोडिंग के लिए अब $1 मिलियन का जो है अवार्ड दिया जाएगा। लगभग 8.4 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी यदि इसको कोई पढ़ने में सक्षम हुआ तो। और ये किसने कहा है? तमिलनाडु के सीएम ने ये बात कही। समझिए पूरा मुद्दा क्या है। तो तमिलनाडु के जो रिसेंट सीएम है M.K. स्टालिन, रिसेंटली अनाउंस्ड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को यदि कोई डिकोड करता है तो उसको हम $1 मिलियन ऑलमोस्ट 8.5 CR रुपए देंगे। बोले तो 8 खोका रुपया मिलेगा, सोच लो। तो इसका पुरस्कार आपको दिया जाएगा। ठीक है, इससे होगा ये कि थोड़ा तमिलनाडु का भी इंपोर्टेंस होगा इन द केस ऑफ हिस्ट्री, वो इनका मोटिव है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कर लेते हैं, ये क्या है। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इट इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमें कोई सिविलाइजेशन का एविडेंस नहीं मिलता है। एंड इट वाज बेसिकली एन अर्बन सिविलाइजेशन, एक शहरी सभ्यता इसको कहा जाता है, नॉट रूरल, अर्बन। शुरुआत में ही शहर मिले हैं भारत में, गांव का कोई इतना बड़ा रोल नहीं मिला। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें कॉइन्स मिले हैं, जो हमें पोट्री मिली है, जो हमें सीड फोल्ड्स मिले हैं या धातु पत्र मिले हैं, उन सब पर हमें कुछ ना कुछ लिखा मिला है, लेकिन अभी उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो उस पर कुछ हमें पिक्टोग्राफिक अर्थात चित्रात्मक स्क्रिप्ट जो है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है, जिसे हम नाम देते हैं इंडस वैली स्क्रिप्ट या हड़प्पा स्क्रिप्ट, हड़प्पा लिपि। तो मोहरों पर, मृदभांडों, धातु पत्रों पर हमें ये लिपि मिली है। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1875 अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारत में पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का पिता। इसको समझा के मैं आपको इंडियन आर्कियोलॉजी का हिस्ट्री बता देता हूं शॉर्ट में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ये जो साइन थे, ये चिन्ह थे, इनके चित्रों को प्रकाशित किया था। ठीक है, इन द ईयर 1921 दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द प्लेस ऑफ हड़प्पा। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल, वो उस समय इसके डायरेक्टर थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। 1924 में सन जॉन मार्शल ने इस आधिकारिक तौर पर घोषित किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है वो क्या है। कुछ हमें ऐसे कॉइन्स मिले, कुछ मोहरें मिली, इन मोहरों पर देखो कुछ लिखा है, कुछ साइन बने। ठीक है, अब ये साइन क्या है, ये क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ें, क्या समझें, इसको लेकर अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा समझ लो तो समझो। इंडस वैली स्क्रिप्ट जो हमें मिली है, ये सबसे पहले आपको मिलेगा कि ये राइट से लिखना शुरू करते थे, लेफ्ट की ओर जाते थे, लेफ्ट से लिखना शुरू करते थे राइट की ओर। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सो फॉर दैट दिस स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरल स्क्रिप्ट, अर्थात इसको सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब सांप चलता है तो ऐसे ही लहरा लहरा के चलता है। ठीक है, इसी स्क्रिप्ट को ब्रुस्टोफैट्स स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ब्रुस्टोफैट्स। ठीक है, सेकंड थिंग कि इसमें कुछ साइन बने हुए हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ साइन है। अब ये साइन कुछ ना कुछ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं मछली का साइन बना हुआ है, कुछ इस तरीके से उल्टा शेप बना हुआ है, कुछ उल्टा जो है शेप इस तरीके से बना हुआ है।
आप देख सकते हो। तो अब ये लिखा है कुछ, मान लो क्या लिखा है भगवान जाने, हमें नहीं पता। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनके द्वारा ये कुछ लिख रहे हैं। सो फॉर दैट वी कैन से दिस स्क्रिप्ट इज काइंड ऑफ पिक्टोग्राफिक। पिक्चर्स के द्वारा अपनी बात को कहना पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहता है। इसको हिंदी में कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, इस स्क्रिप्ट के बारे में। तो मूलतः ऑलमोस्ट 700 हमें साइंस मिले हैं इसमें, 200 से ज्यादा हमें इसमें वो बर्ड्स मिले हैं जिनको हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको जो आकृति मिलेगी वो मछली की मिलेगी, और सबसे ज्यादा अक्षर इनके द्वारा यूज किया गया है उल्टा यू। ये भी क्वेश्चन है। सबसे लंबा अभी हमें लिखा हुआ कोई भी जो है एक लाइन मिली है जो सबसे ज्यादा जिसमें वर्ड यूज हुए हैं, उसमें केवल 17 वर्ड्स हैं, अर्थात 4 या 5 साइन मिले हैं एक लाइन में। लेकिन सबसे लंबा कोई लेख मिला है उसमें 17 टोटल जो है साइन है या वर्ड्स हैं, आप कह सकते हो। तो ब्रुस्टोफैटन शैली में लिखी है, पंक्तियां दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसा चलता है। इसमें ट्रेड में, एडमिनिस्ट्रेशन में और रिलीजियस वर्क में इसका यूज किया जाता था। इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई थी, ऐसा नहीं कि 10 लोग टेबल पर बैठे और बोला कि ऐसे ऐसे नहीं, ये स्लोली अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे डेवलप हुई, इसके बारे में सब कहा जाता है। अब इसको डिकोड करने में क्या दिक्कत है? तो द्विभाषी शिलालेख का अभाव है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये लोग किसी और लैंग्वेज को भी वहां पर इन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा हो, नहीं। सिंगल हमारे पास एविडेंस है और उसको हम क्या समझे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ना ही उनके लॉजिक्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। संक्षिप्त लेखन, बहुत शॉर्ट हमें 5 चिन्ह प्रति लेख मिला है। मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि 4 5 इमेजेस मिली। मैक्सिमम जो मिला है उसमें देयर वर 17 साइंस, 17 साइन है। तो इसको भी हम नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। चलो, और सभ्यता के पतन के साथ ये लिपि बंद भी हो गई है, तो अब तो इसको कोई जानता नहीं है। देखो ऐसे साइन मिले, अब पढ़ लो इनको, क्या पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। मछली का सबसे ज्यादा आपको साइन देखने को मिलेगा, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि मछली का यूज उन्होंने मैक्सिमम किया। ये जहां जहां मैं सर्कल बना रहा हूं, मैक्सिमम जगह आपको मछली देखने को मिलेगी। तो इंडस वैली, अब देखो इंडस लिपि और द्रविडियन जो कल्चर है, द्रविडियन लिपि है, स्क्रिप्ट है, उनके बीच में कनेक्शन बैठाया गया है। क्या कनेक्शन बैठाया गया है? ये कहते हैं कि जो द्रविडियन स्क्रिप्ट है इसका ओरिजिन हुआ है इंडस वैली स्क्रिप्ट से। क्यों? और जो द्रविडियन कल्चर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस लिपि से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, ये कहा गया है। तो पहली बात तो ये कही कि जो साइंस है वो सिमिलर है दोनों स्क्रिप्ट, दोनों कल्चर में। तमिलनाडु में जब एक्सकेवेशन हुआ, during the excavation when we find some places related to the Indus Valley civilization, there were 16% of signs जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू द इंडस वैली स्क्रिप्ट। 60% ऐसे चिन्ह हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेल खाते हैं, उस सभ्यता की लिपि से मेल खाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्स का जो हमें साइन मिला है, वेल का साइन मिला है। तो इंडस वैली में वेल अर्थात वृषभ का हमें साइन देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा कि कहीं कहीं हमें बेल का साइन मिला हुआ है, ठीक है। तो जो बेल का साइन मिला है वो द्रविडियन कल्चर में उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है जल्लीकट्टू, तमिलनाडु के एक गांव में जो जल्लीकट्टू, जहां सांडों से लड़ा जाता है, उनको भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि भाई ये एनिमल्स का हैरेसमेंट है एक प्रकार से। तो उसको लेकर उन्होंने बताया कि हमारा कल्चर इससे रिलेट करता है, ठीक है। इंडस वैली की जो मोहरें हैं उन पर बैल को नियंत्रित करने का प्रमाण है। मोहरों पर ऐसा मिलता है कोई व्यक्ति बैल को कंट्रोल कर रहा है, और यही रिलेट होता है जल्लीकट्टू जो रिचुअल है तमिलनाडु का उससे। आइए, तो भाषाविदों का भी जो लैंग्वेज को लेकर स्पेशल नॉलेज रखते हैं उनका ये मानना है कि इरावतम महादेवन और असको परपुला, ये कुछ साउथ इंडिया के बहुत जाने माने भाषाविद हैं। इन्होंने माना कि प्राचीन द्रविड़ भाषा का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। मेसोपोटामिया और द्रविड़ भाषाओं में तुलनात्मक स्टडी करके इन्होंने ये बात कही है कि मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन है उसका द्रविडियन लैंग्वेजेस से कोई ना कोई कनेक्शन इन्होंने बताया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड है। कुछ मानते हैं कि द्रविडियन जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड है। तो यही है इस खबर में मुख्य जानकारी। तमिलनाडु सरकार का प्रयास। जी हाँ, अगली घटना काफी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगली घटना क्या है समझो।
अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर रील या सोशल मीडिया पर आप रहे होंगे तो आपको पता है कि नेपाल में काठमांडू में अचानक से घर हिलने लगे थे और बहुत ज्यादा मकान हिलने लगे, कुछ मकान ढह भी गए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि हिमालय रीजन में एक भूकंप आया है, समझो। तो भूकंप का जो सेंटर था, जिसे हम एपी सेंटर कहते हैं, ये था सिगात्से रीजन ऑफ तिब्बत। तिब्बत का सिगात्से रीजन का जो टिंगरी काउंटी प्लेस है, ये इस भूकंप का केंद्र था। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट का इसको एंट्रेंस कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है इस पॉइंट को। ठीक है, और यहीं पर जो चीन है, तो चाइना की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर हाइड्रोलिक पावर का यूज करके, वाटर के पावर का एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो मेनली इसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो भूकंप क्या है भैया? धरती कांपने लगे, व्हेन यू फील वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस, तो आप इसको कहोगे कि दिस इज द अर्थक्वेक, ये भूकंप है। अचानक विक्षोभ के कारण कंपन उत्पन्न होने लगे, उसको भूकंप कहते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स, देखो टेक्टोनिक प्लेट्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है, देयर आर टू मार्जिन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, द वन साइड इज कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन एंड द अनदर साइड इज डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। एक तरफ प्लेट का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये कैसे होता है, ये बहुत डीप में चले जाएंगे तब समझ में आएगा, अभी जनरली समझ लो कि कहीं ना कहीं प्लेट बन रही है और कहीं ना कहीं प्लेट मिट रही है। मैंने कहा कि ये चाइनीज प्लेट है, इंडियन प्लेट है और ये ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया है मान लो, तो इंडिया की प्लेट इतनी बड़ी है और इस पार्ट पर मैक्सिमम क्या है, ओशियन है, तो इंडियन प्लेट को हम क्या कहेंगे, ओशियनिक प्लेट कहेंगे, महासागरीय प्लेट कहेंगे। और ये इंडियन प्लेट चाइनीज प्लेट नीचे धस रही है, इसलिए यहाँ पर जो पहाड़ बना उसका नाम क्या रख दिया, हिमालय। ये कंटिन्यूअस धसती जा रही है, तो हिमालय की हाइट रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा यूथ माउंटेन रेंज कहा जाता है हिमालय। ठीक है, तो यहां पर जो हो रहा है यहीं पर इसलिए भूकंप आते हैं, ये भी इसी रीजन में आया हुआ भूकंप है। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के निकट घर्षण करती हैं, उनमें फ्रिक्शंस क्रिएट होता है, तो इससे भूकंपीय तरंगे निकलती है। ठीक है, सीज्मिक वेव्स निकलती हैं, और जब ये वेव्स निकलती हैं तो ये वाइब्रेशन पैदा करती है, इसी को हम भूकंप नाम दे देते हैं बस। हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर क्या होता है, बेसिकली देखो ये अर्थ है और यहां पर भूकंप फील हुआ आपको इस रीजन में, वाइब्रेशन, तो ये जो सेंटर कहलाएगा, जहां पर सबसे पहले भूकंप की तरंगे पहुंची थी, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर। और जहां से ये तरंगे निकली हैं, इस सेंटर को कहते हैं हाइपोसेंटर। क्लियर? तो हाइपोसेंटर क्या है, पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है। एपिसेंटर क्या है, सतह पर हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित बिंदु, जहां पर सबसे पहले भूकंप की जो वेव्स है उनको फील किया जाता है। भूकंप में को मापते कैसे, तो बेसिकली दो पैमाने हैं अभी, रिक्टर स्केल है और मर्केली स्केल है। ठीक है, इसमें 1 से 10 तक जो है हम भूकंप को माप लेते हैं। यदि 1 पर भूकंप आया है और फिर अगले दिन 2 पर आया, तो ये इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। अगले दिन 3 तीव्रता का, इंटेंसिटी का यदि अर्थक्वेक आता है, तो ये इससे 10 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव होगा, ज्यादा खतरनाक होगा। तो ऐसे ये रिक्टर स्केल बढ़ता जाता है। भूकंपीय तरंगे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीज्मिक वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लव वेव्स। जिस व्यक्ति ने इनको डिस्कवर किया था उनका नाम लव के नाम से था, तो ये लव वेव्स है। तो पी तरंगे सबसे पहले अर्थ पर यही फील की जाती हैं, उसके बाद फिर दोबारा एक तरंग आती है, इसे एस वेव कहते हैं, ये ज्यादा विनाशकारी होती है। तो देखो पी तरंगे सबसे तेज फास्ट आती हैं, ठोस, तरल और गैस, इन तीनों को क्रॉस कर देती हैं। उसके बाद आती हैं एस तरंगे, ये ठोस माध्यम से यात्रा करती हैं, केवल सॉलिड में ही ये ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड और गैस में नहीं, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। और उसके बाद आती हैं एल वेव्स। ठीक है, तो वो जो है धीमी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा विनाश करती हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पी वेव्स की कम होती है, एस वेव्स की कम होती है, एल वेव्स की बहुत ज्यादा होती है, आपको याद रखना है। हिमालय में भूकंप का कारण मैंने बता दिया कि जो इंडियन प्लेट है और चाइना की यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में इनमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सॉरी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और टक्कर हो रही है, इससे घर्षण हो रहा है। भारतीय प्लेट हर साल 60 मिलीमीटर खिसक जाती है आगे की ओर। हर साल भारत का क्षेत्र 60 मिलीमीटर घट रहा है, और चट्टानों में जो टेंशन होता है, तनाव होता है रॉक में, उसके कारण भी ये कंपन आपको देखने को मिलेगा। तो हिमालय में भूकंप का प्रभाव, टेक्टोनिक गतिविधि होती है, टेक्टोनिक एक्शंस के होते हैं।
ये हमने डिस्कस कर लिया, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कुछ क्षेत्र हिमालय रीजन में या हम कहें भारत में, तो भारत का 58.6% रीजन ऐसा है जहां अर्थक्वेक का खतरा बना रहता है। ठीक है, ऑन द 58.6% ऑफ द इंडियाज टोटल एरिया वेयर यू कैन फील द सीस्मिक वेव्स, और बाकी क्षेत्रों में आपको इसका ज्यादा खतरा नहीं है। तो इसको हमने कई क्षेत्रों में बांटा है, 4 क्षेत्र होते हैं, 2, 3, 4 और 5। देखो, भूकंप क्षेत्र 2, भूकंप क्षेत्र 3, भूकंप क्षेत्र 4 और भूकंप क्षेत्र 5। तो 4 श्रेणी में हमने इसको बांटा है। 1 से 4 तक नहीं है, 2 से 5 तक हमने इसको नाम दिया है। तो जो सेकंड रीजन होता है, यहाँ सबसे कम खतरा होता है, सबसे कम खतरा होगा, और जैसे जैसे आप 5वें जोन में जाओगे सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो जैसे मालवा रीजन है, एमपी साइड आप देखोगे, कर्नाटक साइड आप देखोगे, यहाँ कम खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है? हिमालय रीजन में खतरा है, कश्मीर रीजन में ज्यादा खतरा है, यहाँ 5th जोन में आता है ये अर्थक्वेक के। गुजरात वाला रीजन 5th जोन में आता है, वहां ज्यादा खतरा है। ठीक है, मध्यम जोखिम तो आप देखो दिल्ली और महाराष्ट्र वाली रीजन में आपको थोड़ा ज्यादा खतरा है। उसके बाद और ज्यादा खतरा है आपको जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड वाले रीजन में। और 5th जोन में आता है जहां सबसे ज्यादा आपको डेंजर है, वो हिमालय में और पूर्वोत्तर रीजन और गुजरात वाला रीजन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो फोरशॉक क्या होता है? मुख्य भूकंप से पहले जो छोटे झटके आते हैं उन्हें फोरशॉक कहते हैं, और बाद में जो बड़े झटके आते हैं भूकंप के बाद, जो ज्यादा विनाशकारी होते हैं, उनको आफ्टर शॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये घटना थी। अब ध्यान दो, अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। अंतिम खबर बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा किताबों में कि भारत की समुद्री तट रेखा जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है? इट इज अबाउट 7,516 किलोमीटर। लेकिन ये बढ़ गई है। ये कैसे बढ़ गई है समझते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी खबर है कि भारत की तटरेखा 1970 में कितनी थी? 7,516 किलोमीटर। लेकिन 2023-24 में जब इसे नए तरीके से मापा गया तो ये कुल हो गई है 11,098 किलोमीटर। इस अपडेट को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, ज्योग्राफी का बेसिक है, पहले लेक्चर में पढ़ाते हैं टीचर आपको इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में। तो राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है। समुद्र तट की कुल लंबाई 47.6 किलोमीटर इंक्रीज हुई है, यू शुड रिमेंबर दैट। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो गुजरात की तटरेखा 1917 में 1214 किलोमीटर थी, जो कि सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब नए पैमाने पर देखा गया है कि ये 2340 किलोमीटर है, जो अब भी सबसे ज्यादा है, लगभग 2 गुना ये बढ़ गई है ना। इसके बाद में आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल की 157 थी, जो 721 हुई है, जो 357% बढ़ी है। सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी है? पश्चिम बंगाल की। गोवा में भी 10.4% की जो है कमी देखी गई है, सॉरी गोवा में भी बढ़ी है, लेकिन पुडुचेरी में जो है कमी आई है। पुडुचेरी में कोस्टल लाइन कम हुई है, ये याद रखना। गुजरात में ये सही है। तमिलनाडु में लंबाई के मामले में आंध्र प्रदेश पहले सबसे ज्यादा था, लेकिन तमिलनाडु से ज्यादा था, लेकिन अब तमिलनाडु पीछे रह गया, आंध्र प्रदेश पीछे रह गया है और तमिलनाडु आगे निकल गया है। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की थी और गुजरात की है। उसके बाद जो है हम कहते थे कि भैया आंध्र प्रदेश आएगा फिर तमिलनाडु आएगा, लेकिन नहीं, अब गुजरात के बाद तमिलनाडु आएगा फिर आंध्र आएगा। तो आपको ऐसे इसको याद रखना है। क्यों बढ़ गई है? तो हमने कुछ नए तरीके से, नई रिसर्चेस से इसको मापा। पहले हम सीधी रेखा, देखो ऐसे कोई तटरेखा है ना, तो ऐसे होती, तो पहले हम क्या करते थे कि यहाँ से यहाँ की दूरी माप ली, फिर यहाँ से यहाँ की माप ली, फिर यहाँ से यहाँ की, फिर यहाँ से, थोड़ा सीधा सीधा मापते थे। लेकिन अब एक्यूरेट मापा गया है, बिल्कुल एक्यूरेट। छोटा सा भी यदि ऐसा डिस्टर्बेंस है तो उसको भी मापा गया है। तो इस कारण से ये एक्सट्रीम इसमें आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। जटिल तटीय संरचना जैसे कि खाड़ी जो वे होती हैं, मुहाना जो माउथ होता है, इनलेट होता है, इनको अच्छे से मापा गया है। भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं का सम्मिलन, कुछ नई टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया है। भौगोलिक परिवर्तन इसमें कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। चलो, तो तटीय क्षेत्रों का महत्व है, इसको लेकर आपको ध्यान रखना होगा। तटीय क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं। तटीय संवेदनशीलता को आप थोड़ा सा जो है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तटरेखा वृद्धि और मापन में बदलाव हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। राज्यवार तटरेखा का परिवर्तन हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और तटीय क्षेत्रों का रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक और जो इंपोर्टेंस है हमारी कोस्टल लाइंस का, उसको रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, तो एक और लास्ट आपको अनाउंसमेंट दे देता हूं कि 17th बीपीएससी मेंस का हमारे टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मेंस गाइडेंस टेस्ट आपको दिया जाएगा।
12 जनवरी 2025 यानी कि कल से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। काफी बच्चों ने इसमें एनरोल कर लिया है, आपका इंतजार है, आप भी शीघ्र करिए। इसमें रिसेंट पैटर्न पर आपकी पूरी बिहार पीएससी की टेस्ट सीरीज होगी। इसमें क्रिप्स मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। आप कॉपी चेक कराइए, आप जैसे अपलोड करेंगे विद इन 1 आवर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। ऑलमोस्ट हम कहें तो बहुत स्पीड से काम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी कॉपी चेक हो रही है। एक वीडियो बना दी गई है जिसमें आपको पता चल जाएगा कैसे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। होमवर्क सीरीज आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा क्या कमियां हैं, क्या कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ डेट डालना है, कहाँ माइंड मैप बनाना है, वो सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो 18 दिसंबर से ये फिर से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच बिहार पीएससी के लिए। इसका भी आप ध्यान रखो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए रहेगा ये। 8 बजे से 12 बजे तक इंग्लिश मीडियम, 4 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, तो इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज और ये मेंस की जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिन पर आप ध्यान रखिए और जुड़े रहिए परफेक्शन आईएएस के साथ। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में इतना ही। बाकी अगली क्लास में कल हम कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ आएंगे, और केवल खबर ही नहीं, अपितु खबर का बेसिक उसमें डेप्थ में जाकर हम उसका चेक करेंगे। कम खबरें चेक करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। तो मेरा वादा है कि मैं आपको हर एक खबर की बारीक से बारीक जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, कल मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी क्लासरूम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय हिंद।